जय हिंद स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे आपकी कोर बुक फ्लेमिंगो का लेसन 2 लॉस्ट स्प्रिंग। लॉस्ट का मतलब खो जाना और स्प्रिंग यानी बसंत, एक सीज़न है। तो क्या कभी ऐसा हो सकता है कि कोई सीज़न ही खो जाए, कि कभी विंटर गुम जाए, कभी समर गुम जाए या कभी स्प्रिंग गुम जाए? तो हम लोग सबसे पहले इस टाइटल को ही समझते हैं कि ये स्प्रिंग कैसे लॉस्ट हो गया, कैसे गुम गया। स्प्रिंग बीइंग द बेस्ट सीजन ऑफ ए ईयर, ये हम लोग सभी जानते हैं कि पूरे साल में विंटर में, समर में, ऑटम में और स्प्रिंग में जो सबसे ब्यूटीफुल सीज़न है वो स्प्रिंग होता है, बसंत होता है। क्यों होता है? क्योंकि जो स्प्रिंग सीज़न है फुल ऑफ कलर्स, तरह तरह के फ्लावर्स पूरी नेचर में, पूरे प्लांट्स पर आते हैं, फ्रेग्रेंस, और हर तरफ उन फ्लावर्स की खुशबू, फ्रेग्रेंस यानी खुशबू फैली होती है। फ्रेशनेस, जो फ्लावर्स हैं दे आर द सिंबल ऑफ फ्रेशनेस, रिन्यूअल, ऐसा लगता है पूरी नेचर का रिन्यूअल हो गया है, पूरी नेचर, पूरी प्रकृति का पुनर्जन्म हो जाता है। एंड ग्रोथ, और हर प्लांट पर नई लीव्स होती हैं, वो उसमें ग्रोथ होती है। ठीक इसी तरीके से यदि हम एक ह्यूमन बीइंग की लाइफ को अलग अलग सीज़न में डिवाइड कर दें तो जो चाइल्डहुड है वो सिमिलर टू स्प्रिंग सीज़न। क्यों? क्योंकि स्प्रिंग सीज़न की तरह चाइल्डहुड भी फुल ऑफ जॉय। जो बच्चे होते हैं वो कैसे होते हैं? उनको कोई टेंशन नहीं होता, कोई एंग्जाइटी नहीं होती है। तो जो ये पीरियड है चाइल्डहुड का वो कैसा है? फुल ऑफ जॉय, फुल ऑफ प्लेजर, चारों तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ रहती हैं। प्ले, पूरे समय वो लोग खेलते रहते हैं। एंड ग्रोथ, क्योंकि इस समय पे जो उनकी बॉडी का डेवलपमेंट होता है, तो ये जो पीरियड होता है लाइक स्प्रिंग सीज़न, जब प्लांट में ग्रोथ होती है, इसी तरह से यदि चाइल्डहुड को मान लें तो चाइल्डहुड का समय भी ग्रोथ का होता है। अब जो हमारा लेसन है इसमें ये स्प्रिंग कैसे खो गया? इस लेसन में दो मेन कैरेक्टर हैं, वन इज साहिब एंड सेकंड इज मुकेश। दोनों ही बच्चे हैं। वैसे तो उनके जीवन में स्प्रिंग होना चाहिए था क्योंकि दे आर चिल्ड्रन, लेकिन वो लोग बहुत ही ज़्यादा गरीब हैं, दे आर एक्सट्रीमली पुअर, बहुत ही ज़्यादा गरीब हैं और इलिटरेट हैं। उनकी फैमिली भी इलिटरेट है, यानी पढ़ी लिखी नहीं है। तो जो उनका चाइल्डहुड है वो कैसा होना चाहिए था? स्प्रिंग की तरह होना चाहिए था, लेकिन उनका जो चाइल्डहुड है वो थोड़ा सा डिफरेंट हो गया है। कैसे डिफरेंट हो गया? साहिब एंड मुकेश हैव लॉस्ट देयर स्प्रिंग सीजन ऑफ देयर लाइफ। उन्होंने चाइल्डहुड में ही जो कि उनकी लाइफ का स्प्रिंग सीजन है उसको खो दिया है। दे हैव लॉस्ट देयर स्प्रिंग सीजन, दे हैव लॉस्ट देयर चाइल्डहुड। कैसे? जो उनके चाइल्डहुड में जॉय होना चाहिए था, प्लेजर होना चाहिए था, प्ले होना चाहिए था, ग्रोथ होनी चाहिए थी, वो सब उनकी पावर्टी, उनकी इलिटरेसी के कारण खो गई है। लॉस्ट स्प्रिंग में दो स्टोरीज दी गई हैं। जो फर्स्ट स्टोरी है, समटाइम्स आई फाइंड ए रूपी इन द गार्बेज। गार्बेज यानी कूड़ा करकट। तो इस स्टोरी का जो मेन कैरेक्टर है वो है साहिब। साहिब का एक्चुअल नेम है साहिब आलम। साहिब इज़ ए यंग रैग पिकर फ्रॉम सीमापुरी। वो दिल्ली के सीमापुरी इलाके का एक छोटा सा रैग पिकर यानी कूड़ा कचरा बीनने वाला है। हिज फैमिली लेफ्ट बांग्लादेश एज देयर होम्स हैड बीन स्वेप्ट ड्यू टू फ्लड। तो उसकी फैमिली ने बांग्लादेश को छोड़ दिया था। बांग्लादेश हमारे ईस्टर्न जो बाउंड्रीज़ हैं हमारे देश की, वहाँ पर एक कंट्री है। तो वहाँ पर उसके पेरेंट्स बांग्लादेश को छोड़कर आ गए क्योंकि जो उनका घर था वो फ्लड में यानी बाढ़ में बह गया था। दे केम टू इंडिया फ्रॉम बांग्लादेश इन द होप ऑफ फाइंडिंग ए गुड लाइफ। और वो लोग इंडिया क्यों आए? कि शायद यहाँ आकर उनकी ज़िंदगी पहले से बेटर हो जाएगी। किनकी? जो साहिब है उसकी और उसकी फैमिली की। इसलिए उसके पेरेंट्स बांग्लादेश से इंडिया आ गए। साहिब वॉक्स ऑन बेयरफुट। आप लोगों ने देखा भी होगा कि जो रैग पिकर्स रहते हैं, जो कूड़ा करकट में से पन्नियाँ और भी कुछ वेस्ट मटेरियल ढूंढते हैं, वो अक्सर नंगे पैर ही घूमते हैं। तो साहिब भी नंगे पैर ही
चलता है। एंड नाउ अबाउट द ऑथर ऑफ द स्टोरी लॉस्ट स्प्रिंग। जो ऑथर हैं वो है एनिस जंग। एनिस जंग वॉज बोर्न इन राउरकेला एंड स्पेंट हर चाइल्डहुड एंड एडोलेसेंस इन हैदराबाद। इस पूरी लाइन में 2-3 वर्ड हैं जो हम पहले समझेंगे, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। एनिस जंग का जन्म राउरकेला में हुआ। राउरकेला इंडिया के ओडिशा स्टेट में है, पॉपुलरली नोन एज इस्पात नगर एंड स्टील सिटी ऑफ इंडिया, जिसको कि इस्पात नगर और स्टील सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। किसको? राउरकेला को। यहाँ पर स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड जो स्टील प्लांट है उसका ये नाम है, जिसे हम लोग शॉर्ट में जानते हैं SAIL, सेल, जो कि जर्मनी के कोलैबोरेशन से, जर्मनी के सहयोग से वहाँ पर सेटअप किया गया, वहाँ पर स्थापित किया गया। लेकिन उनका जो चाइल्डहुड था, किनका? एनिस जंग का, वो चाइल्डहुड और एडोलेसेंस वो उन्होंने हैदराबाद में स्पेंड किया। चाइल्डहुड का मतलब बचपन, एडोलेसेंस किशोरावस्था। किशोरावस्था किसे कहते हैं? अ पीरियड ऑफ ए पर्सन्स लाइफ बिटवीन बीइंग ए चाइल्ड एंड बिकमिंग एन एडल्ट। वो पीरियड, उम्र का वो दौर जब वो बच्चे से बढ़कर क्या हो जाता है? एडल्ट। तो ये दोनों के जो बीच का समय होता है, यानी अ पीरियड, जो ट्रांजिशन पीरियड बिटवीन चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड, यानी बचपन से बड़े होने के बीच का जो समय, यानी 13 साल से लगभग 17 साल के जो बीच का समय होता है, उसको क्या कहा जाता है? एडोलेसेंस, किशोरावस्था कहा जाता है। और ये उनका समय कहाँ गुजरा? हैदराबाद में। हैदराबाद ये भी इंडिया की एक स्टेट है, तेलंगाना, वहाँ का कैपिटल है, जिसे कि सिटी ऑफ पर्ल्स या सिटी ऑफ निज़ाम के नाम से जाना जाता है। और यहाँ के लोग तेलुगु लैंग्वेज को बोलते हैं। तो वहाँ पर उनका बचपन और उनका एडोलेसेंस बीता। शी रिसीव्ड हर एजुकेशन इन हैदराबाद एंड इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। एनिस जंग ने अपनी जितनी भी पढ़ाई की, जितनी भी अपनी एजुकेशन ली, वो या तो हैदराबाद में या फिर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से ली। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जिसे हम शॉर्ट में USA या US कहते हैं, और ये नॉर्थ अमेरिका में लोकेटेड है। हर पेरेंट्स वर बोथ राइटर्स, और एनिस जंग के पेरेंट्स यानी उनकी मदर और उनके फादर दोनों ही राइटर थे। एनिस जंग बिगेन हर कैरियर एज ए राइटर इन इंडिया। एनिस जंग ने अपना कैरियर किस क्षेत्र में? राइटिंग के में। तो उन्होंने जो भी लेखन किया, जो भी राइटिंग वर्क किया, वो इंडिया से स्टार्ट किया। शी हैज़ बीन एन एडिटर एंड कॉलमिस्ट फॉर मेजर न्यूज़पेपर्स इन इंडिया एंड अब्रॉड। वो जो इंडिया के मेजर न्यूज़पेपर्स, जो हमारे बड़े बड़े नेशनल डेलीज़ हैं, बड़े बड़े हैं ना, जो रेप्यूटेड हमारे नेशनल न्यूज़पेपर्स हैं, हमारे ही नहीं, एब्रॉड का मतलब फॉरेन कंट्रीज़, विदेश, अक्रॉस द बॉर्डर, यानी विदेशों में भी जो बड़े बड़े न्यूज़पेपर्स निकलते हैं, बहुत ही रेप्यूटेड नेशनल डेलीज़ निकलते हैं, तो उनके लिए उन्होंने एडिटर का काम किया। एडिटर यानी संपादक। संपादक क्या होता है? जब कोई भी आर्टिकल, कोई भी लेख छपता है, तो जो एडिटर होता है वही उसके फाइनल कंटेंट को, कि आखिर में क्या छपेगा, उसको प्रिपेयर करता है, उसको एडिट करता है। तो वो एडिटर रही। एंड कॉलमनिस्ट, और कॉलमनिस्ट भी रही। कॉलमनिस्ट क्या कहलाता है? आप लोग न्यूज़पेपर में देखते हो कि हर दिन कुछ लोग एक कॉलम लिखते हैं या फिर रेगुलर कुछ आर्टिकल लिखते हैं न्यूज़पेपर्स में, यानी उनकी एक सीरीज़ चलती है, तो वो एक कॉलमनिस्ट भी रही न्यूज़पेपर्स में। एंड हैज़ ऑथर्ड सेवरल बुक्स, और उन्होंने बहुत सारी किताबें भी लिखी। द फॉलोइंग इज़ एन एक्सेप्ट फ्रॉम हर बुक टाइटल्ड लॉस्ट स्प्रिंग, स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। यहाँ जो हम लेसन पढ़ रहे हैं, ये उन्होंने एक बुक लिखी थी लॉस्ट स्प्रिंग, और उसमें थी स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड, यानी ऐसा बचपन जो कहीं खो गया है, वो कहानियाँ थी। तो उसका एक पार्ट यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे। हियर शी एनालाइजेज
द ग्राइंडिंग पॉवर्टी एंड ट्रेडिशंस। इस लेसन में, इस स्टोरी में वो ग्राइंडिंग पावर्टी क्या होती है? कष्टदायक गरीबी, जिसको इंग्लिश में कहेंगे डीप पावर्टी, एक्यूट पावर्टी, एक्सट्रीम पावर्टी, सीवियर पावर्टी, यानी गरीबी की जो कहना चाहिए जो मैक्सिमम, जहाँ पर उससे ज़्यादा गरीबी नहीं हो सकती है। तो यहाँ पर वो उसको एनालाइज कर रही हैं कि इस गरीबी का कारण क्या है, विच कंडेम दीज चिल्ड्रन टू ए लाइफ ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। और इतनी गरीबी के कारण इन बच्चों का एक्सप्लॉयटेशन यानी शोषण होता है। शोषण क्या कहलाता है? स्वार्थी तरीके से कुछ लोग पैसे के लिए किसी का अनुचित लाभ उठाते हैं, फ़ायदा उठाते हैं, उसको क्या कहते हैं? एक्सप्लॉयटेशन। तो यहाँ पर वो ये एनालाइज करती हैं। एंड नाउ द फर्स्ट स्टोरी ऑफ द लेसन लॉस्ट स्प्रिंग। समटाइम्स आई फाइंड अ रूपी इन द गार्बेज। Why do you do this? I ask Sahib, whom I encounter every morning scrounging for gold in the garbage dumps of my neighborhood. I ask Sahib. I कौन है? राइटर है एनिस जंग, जिन्होंने साहिब बच्चा है जिससे वो पूछते हैं कि तुम ये क्यों करते हो। क्या करता है वो गार्बेज यानी कूड़ा करकट के ढेर में से, जो कि राइटर के पड़ोस में आसपास लगे हुए हैं, उसमें से गोल्ड का मतलब है समथिंग वेरी प्रेशियस, कोई कीमती चीज, स्क्राउंज यानी ढूंढता है। साहिब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग एगो। साहिब बहुत पहले ही वो अपना घर छोड़ चुका था। सेट आमिड्स द ग्रीन फील्ड ऑफ ढाका। और उसका घर कहाँ पर था? ढाका यानी बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका, वहाँ के हरे भरे खेतों के बीच में कहीं पर था। आमिड्स यानी इन द मिडिल ऑफ। हिज होम इज नॉट इवन ए डिस्टेंट मेमोरी। देयर वर मैनी स्टॉर्म्स दैट स्वेप्ट अवे देयर फील्ड्स एंड होम्स। वहाँ पर बहुत ज़्यादा तूफान आते थे और वही तूफान उनके खेतों को और उनके घरों को स्वेप्ट अवे यानी बहा कर ले गए। हिज मदर टेल्स हिम, उसको तो नहीं पता पर उसकी माँ ने बताया, दैट्स वाई दे लेफ्ट लुकिंग फॉर गोल्ड इन दिस बिग सिटी वेयर ही नाउ लिव्स। यही कारण था कि उन्होंने बांग्लादेश छोड़ दिया और वो इस बड़े शहर में जहाँ पर कि वो अभी रहते हैं वहाँ आ गए। क्यों आ गए? लुकिंग फॉर गोल्ड की तलाश में। गोल्ड का मतलब यहाँ गोल्ड से, सोने से नहीं है, बल्कि समथिंग वेरी प्रेशियस, ऐसी किसी कीमती चीज़ की तलाश में जिनसे कि उनकी ज़िंदगी की ज़रूरतें पूरी हो जाएं। अब साहिब क्या जवाब देता है? आई हैव नथिंग एल्स टू डू, ही मटर्स। वो मटर यानी टू स्पीक इन ए लो वॉइस, धीमी आवाज़ में, बुदबुदाना जिसको कहते हैं। उसने कहा मेरे पास कुछ और है ही नहीं करने को। गो टू स्कूल, आई से ग्लाइबली। मैंने ग्लाइबली यानी बड़े ही कॉन्फिडेंट लेकिन ऊपर ऊपर बोला कि स्कूल क्यों नहीं चले जाते। इमीडिएटली रियलाइजिंग इमीडिएटली हाउ हॉलो द एडवाइस मस्ट साउंड। और मुझे पता भी चल गया कि मेरी जो एडवाइस है, मेरी जो सलाह है, ये बहुत ही हॉलो है। हॉलो यानी खोखली है, मीनिंगलेस है। देयर इज़ नो स्कूल इन माई नेबरहुड। लेकिन साहिब ने कहा मेरे पड़ोस में, मेरे आसपास कोई स्कूल नहीं है। व्हेन दे बिल्ड वन आई विल गो। जब वो लोग बनवा देंगे तो मैं वहाँ पर चला जाऊँगा। इफ़ आई स्टार्ट ए स्कूल विल यू कम? आई आस्क हाफ जोकिंग। मैंने हाफ जोकिंग यानी हंसी मजाक में कहा यदि मैं स्कूल खोलूँ तो क्या तुम आओगे? यस ही सेज स्माइलिंग ब्रॉडली। स्माइलिंग ब्रॉडली है ना, बड़ी सी स्माइल के साथ में उसने कहा हाँ। अ फ्यू डेज लेटर आई सी हिम रनिंग अप टू मी। कुछ दिन बाद में वो मेरे पास में रनिंग अप टू मी, दौड़ता हुआ आया। इज़ योर स्कूल रेडी? क्या आपका स्कूल खुल गया है, तैयार हो गया है? इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड ए स्कूल आई से। मैंने कहा स्कूल खुलने में थोड़ा टाइम लगता है। एम्बेरस्ड एट हैविंग मेड ए प्रॉमिस दैट वाज नॉट मीन्ड। और मुझे बड़ा एम्बेरस यानी मुझे शर्मिंदगी हुई, मैंने बड़ा ही शेमफुल फील हुआ कि मैंने उसके सामने एक ऐसा प्रॉमिस किया जिसका कोई मतलब नहीं था। बट प्रोमिसेस लाइक माइन अबाउंड इन एवरी कॉर्नर ऑफ हिज ब्लीक वर्ल्ड। लेकिन ऐसे प्रॉमिस जो मैंने किए, प्रॉमिस, इस तरह के प्रॉमिस तो उसकी ज़िंदगी में, उसकी दुनिया में बहुत सारे
अबाउंड इन लार्ज नंबर, बड़ी संख्या में है। और उसकी दुनिया कैसी है? ब्लीक, यानी एम्प्टी है, खाली है, क्योंकि हम लोग पहले ही जान चुके हैं कि उसकी जो चाइल्डहुड है उसमें स्प्रिंग जैसा कोई टाइम नहीं है, ना कोई हैप्पीनेस है, ना कोई प्लेजर है, ना कोई प्ले है। पूरे समय अपनी पावर्टी, अपनी गरीबी से स्ट्रगल करना है। दैट्स वाई जो उसकी दुनिया है वो कैसी है? ब्लीक, यानी एम्प्टी है, विदाउट कलर्स है, उसमें कोई कलर नहीं है। आफ्टर मंथ्स ऑफ नोइंग हिम आई आस्क हिज नेम। कई महीने तक उसको देखते रहने के बाद में एक दिन मैंने उसका नाम पूछा। साहिबे आलम ही अनाउंसेस। तो उसने साहिबे आलम, अपना नाम, क्योंकि उसका नाम इतना ब्यूटीफुल था, इतना बड़ा था, ऐसा लग रहा था जैसे वो अनाउंसमेंट कर रहा हो। ही डज नॉट नो वॉट इट मीन्स। उसको तो ये मालूम भी नहीं था कि साहिबे आलम क्या होता है। If he knew its meaning, Lord of the universe, he would have a hard time believing it. यदि उसको पता चल जाता कि साहिबे आलम का मतलब होता है यूनिवर्स, यानी सृष्टि ब्रह्मांड का लॉर्ड, मालिक, ओनर, तो शायद उसको बहुत कठिन होता अपने नाम को पर भरोसा करने में। क्यों? क्योंकि वो तो गार्बेज में से, वो तो रैग पिकर है, कूड़ा करकट बीनने वाला है। Unaware of what his name represent, he roams the street with his friends. उसको ये नहीं पता कि उसके नाम का क्या मतलब है। वो तो पूरे दिन अपने फ्रेंड्स के साथ उस एरिया की गलियों में रोम, यानी वांडर, घूमता रहता था। एन आर्मी ऑफ बेयर फुट बॉयज, और सारे लड़के बेयर फुट, नंगे पैर, विदाउट स्लीपर, बिना चप्पल के, कोई फुटवेयर नहीं, घूमते रहते थे। Who appear like the morning birds and disappear at noon. ऐसा लगता था कि सुबह सुबह ये लड़के जैसे सुबह के समय जो चिड़िया दिखाई देती हैं वैसे दिखते थे और दोपहर के समय गायब हो जाते थे। Over the months I have come to recognize each of them. Over the months, जैसे जैसे समय गुजरता गया मैं एक एक बच्चे को पहचानने लगी। Recognize यानी पहचानना। Why aren't you wearing chappals? I asked one. उनमें से एक बच्चे से मैंने पूछा कि तुम चप्पल यानी स्लीपर, फुटवेयर क्यों नहीं पहनते हो? माई मदर डिड नॉट ब्रिंग दैम डाउन फ्रॉम द शेल्फ, ही आंसर सिंपली। वो बच्चा था, उसने बड़ी सादगी से कहा, मेरी माँ ने वो शेल्फ यानी जो रैक पर मेरी चप्पल रखी थी उसको नहीं उतारा, क्योंकि वो हाइट में कम होगा, छोटा होगा, वो शेल्फ की वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहा होगा, इसलिए उसने अपनी चप्पल को नहीं पहना। इवन इफ शी डिड, he will throw them off at another who is wearing shoes that do not match. एक और उनका बच्चा उनके ग्रुप में था, उसने कहा कि नहीं, यदि इसकी मदर वो चप्पल उठा भी देती, इसको दे भी देती, तो ये क्या करता? थ्रो ऑफ, उनको फेंक देता। मैंने देखा कि वो बच्चा शूज़ पहने हुए है, लेकिन उसके जो दोनों शूज़ हैं वो आपस में मैच नहीं कर रहे, यानी अलग अलग शूज़ उसने अपने पैरों में पहने हुए हैं। When I comment on it, he shuffles his feet and says nothing. जब मैंने उससे पूछा कि तुमने अलग अलग जूते क्यों पहन रखे हैं, तो उसने कुछ भी नहीं कहा, केवल अपने जो फीट थे, अपने पैर थे, उनको शफल किया, उनको हिलाने लगा। I want shoes, says a third boy who has never owned a pair all his life. एक और लड़का था उनके ग्रुप में, उसने कहा कि मुझे जूते चाहिए, और उसने कभी भी अपनी जीवन में उसको जूतों का जोड़ा नहीं मिला। ट्रेवलिंग अक्रॉस द कंट्री आई हैव सीन चिल्ड्रन वॉकिंग बेयरफुट। पूरे भारत देश में मैंने ट्रैवल किया और मैंने बहुत सारे बच्चों को बेयरफुट यानी पैरों में कुछ भी नहीं पहने, नंगे पैर चलते देखा। इन सिटीज़, ऑन विलेज रोड्स, चाहे शहर हों और चाहे गांव की सड़कें हों। It is not lack of money, but a tradition to stay barefoot is one explanation. वो लोग कहते हैं कि ये पैसे की कमी नहीं, ये ट्रेडिशन है, ये परंपरा है नंगे पैर चलना। एक उन लोगों ने इस बात को एक्सप्लेन किया इस तरीके से। I wonder if this is only an excuse to explain away a perpetual state of poverty. मुझे आश्चर्य होता है कि ये केवल एक बहाना है, टू एक्सप्लेन अवे, ये बताने के लिए, ये छुपाने के लिए कि गरीबी, जो लगातार गरीबी है, जो कंटिन्यू उनकी स्टेट है गरीबी की, उस गरीबी को छुपाने के लिए ये एक एक्सक्यूज़ है कि वो चप्पल या जूते नहीं पहनते हैं, वो बेयरफुट रहते हैं।
आई रिमेंबर अ स्टोरी अ मैन फ्रॉम उडुपी वंस टोल्ड मी। एक बार की बात है, उडुपी यानी कर्नाटक का एक छोटा सा शहर है उडुपी, वहाँ के एक व्यक्ति ने की एक कहानी है। As a young boy, he would go to school past an old temple where his father was a priest. कि एक बच्चा था, जब वो स्कूल जाता था तो एक मंदिर के बगल से गुजरता था जहाँ पर कि उसके पिता प्रीस्ट यानी पुजारी थे। He would stop briefly at the temple and pray for a pair of shoes. वो रोजाना उस मंदिर में ब्रीफली यानी थोड़े समय के लिए रुकता और ईश्वर से जूतों के जोड़े के लिए प्रार्थना करता। 30 years later, I visited his town and the temple. 30 साल बाद मैं उस टेम्पल में और उस गांव में फिर से गई, which was now drowned in an air of desolation. हालांकि वो जो गांव था अब वो डिसोलेशन यानी वो खाली हो चुका था, लगभग वहाँ से लोग पलायन कर चुके थे। In the backyard where lived the new priest, there were red and white plastic chairs. मंदिर के पीछे बैकयार्ड यानी पीछे, वहाँ पर नया पुजारी रहता था, वहाँ पर लाल और सफ़ेद प्लास्टिक की चेयर थी। अ यंग बॉय ड्रेस्ड इन ए ग्रे यूनिफॉर्म वेयरिंग सॉक्स एंड शूज अराइव्ड पेंटिंग एंड थ्रू हिज स्कूल बैग ऑन ए फोल्डिंग बेड। तभी वहाँ पर एक छोटा लड़का ग्रे कलर की अपनी स्कूल यूनिफॉर्म में आया, जो कि सॉक्स यानी मोजे और शूज़ यानी जूते पहने हुए था। अराइव्ड पेंटिंग, पेंटिंग यानी हाँफते हुए, बिल्कुल ब्रेथलेस, और उसने अपने बैग को जो फोल्डिंग बेड डला हुआ था उस पर फेंका। लुकिंग एट द बॉय आई रिमेंबर्ड द प्रेयर अनदर बॉय हैड मेड टू द गॉडेस व्हेन ही हैड फाइनली गॉट ए पेयर ऑफ शूज़। उस लड़के को देखते ही मुझे उस लड़के की याद आ गई जो कि वहाँ मंदिर में जो देवी थी उनसे अपने जूतों की जोड़ी के लिए प्रेयर करता था। लेट मी नेवर लूज दैम। उसको वो जूते मिल जाते हैं और वो प्रार्थना करता है कि अब मैं कभी इनको खोऊं ना, ये मुझसे गुम ना जाएं। द गॉडेस हैज ग्रांटेड हिज प्रेयर, और देवी ने उसकी वो प्रेयर को भी स्वीकार कर लिया। यंग बॉयज लाइक द सन ऑफ द प्रीस्ट नाउ वोर शूज़। अब उस प्रीस्ट के जो लड़के हैं, लड़के की तरह उम्र के जो लड़के हैं वो शूज़ पहनते हैं। बट मैनी अदर लाइक द रैग पिकर्स इन माई नेबरहुड रिमेन शूलेस। लेकिन बहुत सारे ऐसे लड़के भी हैं जो कि साहिब की तरह रैग पिकर्स हैं यानी कूड़ा कचरा बीनते हैं, और वो लेखिका के पड़ोस में रहते हैं, वो अभी भी शूलेस हैं यानी वो जूते नहीं पहनते हैं। माई एक्वेंटेंस विद द बेयरफुट रैग पिकर्स। माई एक्वेंटेंस, माई कौन, यहाँ पे ऑथर कहती हैं, ऑथर ने अपने लिए माई शब्द यूज़ किया है। एक्वेंटेंस यानी कॉन्टैक्ट, परिचय, संबंध। किनसे उनका संबंध? बेयर फुट यानी नंगे पैर, विदाउट फुटवेयर। रैग पिकर्स यानी पन्नी बीनने वाले, उनके साथ में उनके इतनी घनिष्ठता हो गई, इतने संबंध हो गए कि वो पहुंच गई सीमापुरी। सीमापुरी कहाँ है? ए प्लेस ऑन द पेरीफेरी ऑफ दिल्ली, जो कि दिल्ली का आउटर एरिया है यानी दिल्ली के से जो दूर है थोड़ा सा, येट माइल्स अवे फ्रॉम इट, लेकिन सिम्बॉलिकली, मेटाफॉरिकली यानी सिम्बॉलिकली, नॉट एक्चुअली, प्रतीकात्मक रूप में काफ़ी दूर, मीलों दूर है सीमापुरी। इसलिए मीलों दूर कहा गया है क्योंकि दिल्ली जो कि इंडिया की कैपिटल है, जहाँ पर बहुत बड़े बड़े एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं, बहुत सारी सुविधाएं हैं, उसके बावजूद भी ये रैग पिकर्स बेयर फुट पन्नियाँ बीनते हैं, स्कूल नहीं जाते हैं। इसलिए ऑथर ने कहा कि सीमापुरी आउटर एरिया में होते हुए भी दिल्ली से बहुत दूर है। Those who live here are squatters who came from Bangladesh back in 1971. जो लोग यहाँ पर हैं, जो लोग यहाँ रहते हैं, वो स्क्वैटर्स हैं। स्क्वैटर्स यानी ऐसे लोग जो अनलॉफुली, गैर कानूनी रूप से वहाँ के निवासी बन गए हैं और उन्होंने वहाँ पर जो अनयूज्ड लैंड है वहाँ पर अपने घर बना लिए हैं। और ये लोग कहाँ से आए हैं? 1971 से बांग्लादेश से आए हैं। साहिब्स फैमिली इज़ अमंग देम, ऐसे ही लोगों में साहिब की फैमिली भी है। सीमापुरी वाज दैन ए वाइल्डरनेस, उस समय पर सीमापुरी एक वाइल्डरनेस, वाइल्डरनेस का मतलब वेस्ट लैंड, एक ऐसी ज़मीन थी, डंप यार्ड था जहाँ पर कि वेस्ट जो दिल्ली का था वो डाला जाता था।
इट स्टिल इज बट इट इज़ नो लॉन्गर एम्प्टी। अभी भी ये वेस्टलैंड है, लेकिन अब ये खाली नहीं है। इन स्ट्रक्चर ऑफ मड with roofs of tin and tarpaulin, devoid of sewage, drainage or running water, live 10,000 rag pickers। जो सीमापुरी है वो अब एम्प्टी नहीं है, यानी अब वहाँ पर खाली जगह नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अब वहाँ पर स्ट्रक्चर्स ऑफ मड यानी मिट्टी के बने हुए यानी कच्चे घर, विद रूफ्स ऑफ टिन जिनकी मेटल की रूफ यानी छत हैं, और टारपोलिन, टारपोलिन क्या कहलाता है? हैवी ड्यूटी वाटरप्रूफ क्लोथ, ऐसा कपड़ा जो इससे कि पानी नहीं नीचे आ सकता है। तो छतों पर लोगों ने वो टारपोलिन लगा रखा है। डिवॉइड ऑफ सेवेज, ड्रेनेज और रनिंग वाटर, और वहाँ पर कोई भी सेवेज लाइन नहीं है, कोई भी नालियाँ नहीं बनी है, और ना रनिंग वाटर है, ना पीने का पानी है। और लगभग 10,000 रैग पिकर्स रहते हैं, यानी ये कूड़ा कचरा पन्नियाँ बीनने वाले परिवार वहाँ पर रहते हैं। दे हैव लिव्ड हियर फॉर मोर देन 30 years विदाउट एन आइडेंटिटी, विदाउट परमिट्स, बट विद राशन कार्ड्स। ये लोग यहाँ पर लगभग 30 साल से ज़्यादा से रह रहे हैं। वहाँ पर इनके पास में यानी जो रैग पिकर्स की फैमिली है उनके पास में उनका कोई आई कार्ड नहीं है, कोई पहचान पत्र नहीं है, उनके पास में कोई परमिट का मतलब कोई लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है कि जैसे आधार कार्ड हो या वोटर कार्ड हो, बस केवल है तो राशन कार्ड, जिस दैट गेट देयर नेम्स ऑन वोटर्स लिस्ट एंड एनेबल देम टू बाय ग्रेन, जिससे इनका नाम वोटर लिस्ट पे चढ़ जाता है और ये अपने लिए अनाज खरीदते हैं राशन कार्ड से। If at the end of the day we can feed our families and go to bed without an aching stomach, we would rather live here than in the fields that gave us no grain, say a group of women in tattered sarees। जो ऑथर थी उनसे एक महिलाओं के समूह ने, ग्रुप ऑफ विमेन यानी महिलाओं के समूह ने, जो कि टैटर्ड यानी फटी हुई साड़ियाँ पहनी हुई थी, उन्होंने कहा कि इफ़ एट द एंड ऑफ द डे, दिन के अंत में यानी रात होने तक, यदि हम लोग अपने परिवार वालों को फीड करा पाते हैं यानी खिला पाते हैं और बिना किसी तकलीफ़ के यदि हम बेड पर यानी सो जाते हैं, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा है उन खेतों के जहाँ पर कि हम बिना अनाज के ही दिन निकाल देते थे। When I asked them why they left their beautiful land of green fields and rivers, वो लोग ऐसा तब कहती थी जब मैं उनसे पूछती थी कि तुम लोगों ने अपना इतना सुंदर खेत और इतनी सुंदर ग्रीनरी ब्यूटीफुल जगह क्यों छोड़ दी, तब वो इस तरह का जवाब देती थी। Wherever they find food, they pitch their tent that become transit homes। जहाँ कहीं भी उनको खाना मिल जाता वो अपने टेंट्स यानी अपने तंबू वहीं पर गाड़ देते और वही उनके ट्रांजिट होम यानी टेम्परेरी घर बन जाते। चिल्ड्रन ग्रो अप इन दैम बिकमिंग पार्टनर्स इन सर्वाइवल, और बच्चे उनमें बड़े होने लगते और जीवन को बचाने में, सर्वाइव करने में बच्चे भी पार्टनर बन जाते, यानी बच्चे भी कूड़ा कचरा बीन कर घर के खर्चा चलाने में उनकी मदद करते। एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैग पिकिंग, और ये हम जान ही चुके हैं कि सीमापुरी में लगभग सभी रैग पिकर्स रहते हैं, तो वहाँ जो रैग पिकर्स रहते हैं उनके लिए सर्वाइव करने का एक ही तरीका है कूड़ा कचरा बीनना। थ्रू द ईयर्स इट हैज़ एक्वायर्ड द प्रपोर्शंस ऑफ ए फाइन आर्ट। साल निकलते गए और इसने एक कला का रूप ले लिया। गार्बेज टू दैम इज़ गोल्ड, इन लोगों के लिए गार्बेज गोल्ड है। गोल्ड का मतलब सोना नहीं, लेकिन कोई प्रेशियस चीज़। प्रेशियस इसलिए क्योंकि इस गार्बेज में से ही वो कुछ चीज़ें बीन कर अपने जीवन को, अपनी ज़िंदगी को बचाते हैं, इसलिए ये गार्बेज उनके लिए गोल्ड है। इट इज़ देयर डेली ब्रेड, ये गार्बेज उनके लिए रोज़ रोटी का साधन है। ए रूफ ओवर देयर हेड्स, और इसी गार्बेज की वजह से उनके सिर पर छत है। इवन इफ इट इज़ अ लीकिंग रूफ, अब उस छत से लीकेज हो, पानी टपके तो भी। बट फॉर ए चाइल्ड इट इज़ इवन मोर, लेकिन एक बच्चे के लिए तो ये इससे बहुत ज़्यादा है। आई समटाइम्स फाइंड अ रूपी, इवन अ 10 rupee नोट, साहिब सेज,
साहिब ने ऑथर को बताया कि कभी कभी तो मुझे इस गार्बेज में 1 रुपया भी मिल जाता है और कभी कभी तो 10 रुपी का नोट भी मिल जाता है। हिज आईज लाइटिंग अप, और जब उसने ऐसा बताया तो उसकी आंखों में चमक आ गई। When you can find a silver coin in a heap of garbage, you don't stop scrounging, for there is hope of finding more. जब आपको गार्बेज के ढेर में, कूड़े कचरे में कोई सिल्वर कॉइन मिल जाए तो आप और सर्च करना बंद नहीं कर देते और ढूंढना बंद नहीं कर देते। क्यों? कि शायद और भी मिल जाए, इस उम्मीद में। इट सीम्स दैट फॉर चिल्ड्रन गार्बेज हैज़ ए मीनिंग डिफरेंट फ्रॉम वॉट इट मीन्स टू देयर पेरेंट्स। ऐसा लगता है कि जो रैग पिकर्स हैं उनके बच्चों के लिए ये गार्बेज का मीनिंग अलग है। जो पेरेंट्स के लिए है कूड़े कचरे का, गार्बेज का मतलब, वो बच्चों के लिए नहीं है। फॉर द चिल्ड्रन इट इज़ रैप्ड इन वंडर, फॉर द एल्डर्स इट इज़ अ मीन्स ऑफ सर्वाइवल। जहाँ बड़ों के लिए ये सर्वाइवल यानी जीवन जीने के लिए ज़रूरी चीज़ों में से एक है गार्बेज, वहीं बच्चों के लिए वो गार्बेज ऐसा लगता है कि जैसे कोई सरप्राइज़ हो, कि पता नहीं किस गार्बेज के ढेर में से कौन सा वंडर, कौन सा सरप्राइज निकलने वाला है। वन विंटर मॉर्निंग आई सी साहेब स्टैंडिंग बाय द फेंस्ड गेट ऑफ द नेबरहुड क्लब। एक दिन ठंड भरी सुबह में मैंने देखा कि साहेब वहीं हमारे बाजू के क्लब के गेट के पास खड़ा हुआ था। वॉचिंग टू यंग मैन ड्रेस्ड इन वाइट प्लेइंग टेनिस। दो नौजवान आदमी सफ़ेद कपड़े पहनकर टेनिस खेल रहे थे। आई लाइक द गेम ही हम्स। उसने धीमी आवाज़ में, हम यानी हल्की आवाज़ में उसने कहा, आई लाइक द गेम, मुझे ये खेल पसंद आया। कंटेंट टू वॉच इट स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस। लेकिन वो उस फेंस यानी वो जो दीवार थी, जो तारों की दीवार थी, बाउंड्री थी, उसके दूसरी तरफ देखकर ही वॉज कंटेंट, वो बिल्कुल संतुष्ट था कि उसे वो खेल पसंद आया। आई गो इनसाइड व्हेन नो वन इज़ अराउंड, ही एडमिट्स। और उसने माना कि जब कोई अंदर नहीं रहता है, कहाँ पर? टेनिस ग्राउंड पर, तो वो अंदर चला जाता है। द गेट कीपर लेट्स मी यूज़ द स्विंग। और जो गेट कीपर है वो मुझे स्विंग यानी झूला झूलने की परमिशन दे देता है। साहिब टू इज़ वेयरिंग टेनिस शूज़ दैट लुक स्ट्रेंज ओवर हिज डिसकलर्ड शर्ट एंड शॉर्ट्स। साहिब भी टेनिस के जूते पहने हुए था, जो कि उसकी डिसकलर्ड यानी उसका जो शर्ट था और जो शॉर्ट यानी निकर था, जिनका कि कलर उड़ गया था, उसके साथ में उनका कॉम्बिनेशन बड़ा ही स्ट्रेंज लग रहा था। Someone gave them to me, he says in the manner of an explanation. उसने स्पष्टीकरण दिया कि मुझे ये किसी ने दिए हैं। The fact that they are discarded shoes of some rich boy. और सच्चाई ये थी कि किसी किसी रिच बॉय यानी धनवान लड़के के डिस्कार्डेड यानी जो उसने फेंक दिए थे जूते, वो जूते साहिब पहने हुए था। Who perhaps refused to wear them because of a hole in one of them. क्योंकि उनमें से एक जूते में छेद हो गया था, तो हो सकता है उस बच्चे ने पहनने से इनकार कर दिया हो। Does not bother him. लेकिन इससे साहिब को कोई परेशानी नहीं थी। For one who has walked barefoot, even shoes with a hole is a dream come true. क्योंकि वो तो ऐसा बच्चा था जो नंगे पैर ही रहता था, उसको यदि एक ऐसे जूते मिल जाएं जिनमें छेद हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका तो उसी में ही सपना साकार हो गया। बट द गेम ही इज़ वॉचिंग सो इंटेंटली इज़ आउट ऑफ हिज रीच। लेकिन जिस खेल को वो इतने इंटेंटली यानी इतने एकाग्रता से ध्यानपूर्वक देख रहा था, वो उसकी पहुंच से बाहर था। दिस मॉर्निंग साहिब इज़ ऑन हिज वे टू द मिल्क बूथ। आज सुबह साहिब मुझे मिल्क बूथ यानी जहाँ पर दूध मिलता है वहाँ मिला। इन हिज हैंड ए स्टील कैनिस्टर, उसके एक हाथ में स्टील का डिब्बा था। आई नाउ वर्क इन अ टी स्टॉल डाउन द रोड, ही सेज। उसने मुझसे कहा कि अब मैं थोड़ा आगे जाके एक चाय की दुकान पर काम करने लगा हूँ। पॉइंटिंग इन द डिस्टेंस, थोड़ी दूर उसने इशारा बताया। आई एम पेड 800 रुपीज़ एंड ऑल माई मील्स। वहाँ मुझको 800 रुपये मिलते हैं और मेरे को पूरा खाना मिलता है। डज़ ही लाइक द जॉब? आई आस्क।
मैंने पूछा क्या तुमको ये काम पसंद आया? हिज फेस आई सी हैज़ लॉस्ट द केयर फ्री लुक। मैंने देखा कि उसके चेहरे से अब वो केयर फ्री यानी वो आज़ादी वाली जो झलक थी वो हट गई थी। द स्टील कैनिस्टर सीम्स हैवियर दैन द प्लास्टिक बैग ही वुड कैरी सो लाइटली ओवर हिज शोल्डर। और ऐसा लग रहा था कि जो स्टील का डिब्बा था वो बहुत भारी था। किसके कंपैरिजन में? वो गार्बेज वो जो का झोला जो थैला वो अपने कंधे पर लटकाता था वो हल्का उसको लगता था। द बैग वॉज हिज। इसका रीज़न क्या था कि वो कचड़े का थैला तो उसका था। द कैनिस्टर बिलोंग्स टू द मैन हु ओन्स द टी शॉप। जबकि जो ये चाय का डिब्बा है ये तो चाय की दुकान के मालिक का है। अब इसका मतलब अब साहिब आज़ाद नहीं रहा, वो चाय की दुकान के मालिक के अंडर में काम करने लगा। साहिब इज़ नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर। अब साहब अपना खुद का मालिक नहीं रहा बल्कि वो किसी और के अंडर में काम करने लगा।